श्री परम ओम श्री गुरु ओम ओम सतो मा सत हमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नगी संबुद्ध क्या था? नगी संबुद्ध सूत्र है ना। इसका सिद्धांत कौमुदी का पढ़ रहा था मैं। नस्य लोको न स्यात् गौ संबुद्धो च। हे राजन, जैसे संबुद्धि है और घी का उदाहरण छांदस बनेगा। हाँ? घी का छांदस उदाहरण बनेगा ऋचो अक्षरे परमे व्योमन इत्यादि हैं। तो घी संबुद्धि की प्रवृत्ति कैसे होगी जबकि वो प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध है। लुक से सुपांशु लुक से लुक होता है, घी का लुक होता है, तो फिर वो प्रत्यय लक्षण तो होगा नहीं। छंद में ही उदाहरण बनेगा घी का, भाषा में नहीं बनेगा। और छंद में भी घी परे होगा तो भय संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा तो होगी नहीं। पदाधिकार का सूत्र है तो नलोपा प्रातिपदिकांत पहले पाए फिर नलोपा फिर न घी संबुद्धियो मना करे तो प्राप्ति नहीं होगा। जैसे राजन आगे घी है, घी के पर रहते ही अचिभ हम लग जाएगा, पद संज्ञा नहीं होगी। पद संज्ञा नहीं होगी तो न लोप नहीं पाएगा। न लोपा प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक भी हो पद भी हो तब लोप होता है। हम्म। बात पकड़ में आई? मतलब राजन आगे घी आएगा तो भय संज्ञा हो जाएगी, भय संज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा नहीं होगी तो न लोप प्राप्त नहीं, न लोप प्राप्त नहीं तो निषेध व्यर्थ। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर यहाँ जो है घी का जो उदाहरण है छांदस उदाहरण है। छंद में भी अभी ये दिक्कत आएगी कि प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण से भय संज्ञा हो जाती है। उसका उत्तर देंगे कि निषेध सामर्थ्यात् गौ यदि संसी उदाहरण सुपाम सुलुक, इसी से घी का लुक हो जाता है और निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण हो जाता है। क्या प्रत्यय लक्षण हुआ यहाँ पर? छंद से भी घी लुके प्रत्यय लक्षण निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लक्षण होने से प्रत्यय लक्षण अभाव की संबंधित प्रत्यय लक्षण यदि ना हो तो प्रत्यय लक्षण यदि ना हो क्या कहना चाहिए? नलुनता इति निषेध अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा नैलुमतांगस इति निषेध निषेध सुपाम सुलुक से घी का लुक हुआ है, घी का लुक हुआ है सुपाम सुलुक से परमे व्योमन। निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण, यहाँ पर परमे व्योमन में निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण। ये जो न की संबुद्धियो निषेध किया है इससे पता लगता है कि प्रत्यय लक्षण अप्रत्यय सूत्र जो है ना, अर्थवत धातुर अप्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा का जो निषेध होता है वो निषेध नहीं लागू होता।
वो निषेध यदि लागू हो जाए तो यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, तब भी नहीं प्राप्त है। मतलब दो स्थितियां हैं, वह संज्ञा हो जाए तो भी नहीं प्राप्त है न लोप, और प्रातिपदिक संज्ञा ना हो तो भी नहीं प्राप्त है न लोप। प्रातिपदिक संज्ञा भी होनी चाहिए, वह संज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रातिपदिक संज्ञा करने में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, अप्रत्यय जो प्रतिषेध है वो लागू नहीं होगा। प्रातिपदिक संज्ञा में प्रत्यय लक्षण से जो निषेध प्रवृत्त होना चाहता है वो नहीं होगा। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, व्योमन आगे गी आया, प्रत्यय लक्षण से जो निषेध, प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध होता है, वो नगी संबुद्धियों से ही पता लगता है कि वो निषेध प्रवृत्त नहीं होता। और दूसरा, प्रत्यय लक्षण से भय संज्ञा नहीं होती है, ये भी एक बात है। प्रत्यय लक्षण से भय संज्ञा हो जाए तो भी निषेध व्यर्थ है। दो ज्ञापक निकल रहे हैं। प्रत्यय लक्षण से यदि भय संज्ञा हो जाए तो भी नगी संबुद्धि व्यर्थ हो रहा है। प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध हो जाए तो भी नगी संबुद्धि व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ होकर के दो बातों को ज्ञापित, दो बातें यहाँ ज्ञापित हो रही हैं। एक तो प्रत्यय लक्षण से दो बात ज्ञापित हो रही है, क्या क्या? एक तो प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा का जो निषेध होता है वो नहीं लगेगा, अप्रत्यय निषेध नहीं लगेगा। प्रत्यय लक्षण, प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, तो प्रत्यय लक्षण से जो प्रत्यांत बन करके प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध हो रहा है वो नहीं होगा। और दूसरा, वह संज्ञा जो प्राप्त हो रही है प्रत्यय लक्षण से वो भी नहीं होगी। ऐसे दिखाना पड़ेगा। निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण, इतनी पंक्ति लिख दी, निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम। हाँ वो तो मैंने बता ही दिया, काशिका वाला। तो ये जो सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम, उसको काशिका में विस्तार से लिखा है ना, रूप प्रतिषेध वचनालय या तृतीय लक्षण में पर्वे ममन गेर लुकालुप्तत्वात् प्रत्यय लक्षण अभावात् कथम तत्र नैगे समुद्रित स्मृति निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम। निषेध सामर्थ्य से नगी संबुद्धि जो निषेध किया है उस सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रत्यय लक्षण हो जाए तो निषेध व्यर्थ हो जाएगा, भय संज्ञा हो जाएगी। और निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण प्रातिपदिक संज्ञा में भी नहीं होता है। प्रातिपदिक संज्ञा में भी यदि प्रत्यय लक्षण हो जाए तो ये पाएगा ही नहीं, तो निषेध की जगह नहीं। मतलब प्रत्यय लक्षण नहीं होता दोनों जगह हैं? जी। एक बात तत्वबोधनी में एक भी है कि यदि नैगी संबुद्धि सूत्र को षष्ठ्यंत मान लें, ज्ञंत को और संबुद्ध्यंत को ऐसा मान लें, तो ज्ञंत संबुद्ध्यंत से पदस्य लोको न, ऐसा यदि व्याख्यान कर दें, षष्ठी और सप्तमी दोनों में गी संबुद्धि बनता है, तो षष्ठी मान लें तो प्रत्यय लक्षणम सुलभम, तो प्रत्यय लक्षण भी हो ही जाएगा। और प्रत्यय लक्षण हो जाएगा तो निषेध सामर्थ्य अनुसरण क्लेशो न कर्तव्य इत्याहु। प्रत्यय लक्षण यदि यहाँ हो जाए तो क्या होगा? निषेध सामर्थ्य अनुसरण क्लेशो न कर्तव्य, निषेध सामर्थ्य जो का अनुसरण किया है वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर उद्योत ने ये लिखा है सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या में, सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या भी की है उद्योत ने, उसको शेखर कहा है, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या।
जैसे उद्योत है ना महाभाष्य की व्याख्या, ऐसे सिद्धांत कौमुदी पर भी व्याख्या लिखी है। उन्होंने हाँ, उसका नाम लघु शब्देन्दु शेखर है। उनका पारिभाषिक परिभाषाओं के ऊपर व्याख्यान ग्रंथ है, उसका नाम है परिभाषेन्दु शेखर। और सिद्धांत कौमुदी के ऊपर जो व्याख्यान है वो लघु शब्देन्दु शेखर, ऐसा है। सिद्धांत कौमुदी की कई व्याख्याएं हैं, प्रौढ़ मनोरमा है सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। महर्षि दयानंद ने जिनका सबका खंडन किया है कि ये सब अनार्स जाल ग्रंथ है। बाल मनोरमा भी है। बाल मनोरमा तो यहाँ इसकी टीका है सिद्धांत कौमुदी की एक अलग। लघु की है। लघु मनोरमा नहीं, बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा। हाँ, दो किताब। बाल दोनों सिद्धांत के अंक है। सिद्धांत कौमुदी पर बहुत व्याख्याएं लिखी है। सिद्धांत कौमुदी बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है, प्रौढ़ ग्रंथ है, संक्षेप से चीजें लिखी हैं और उसका व्याख्यान किया है फिर इन लोगों ने। जैसे काशिका के ऊपर दो व्याख्याएं प्रसिद्ध है ना, न्यास और पद्मंजलि। ऐसे ही सिद्धांत कौमुदी के ऊपर तत्वबोधिनी एक टीका है, बाल मनोरमा एक टीका है। तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा। सभी सूत्रों की व्याख्या है इसमें। बिल्कुल, अष्टाध्यायी की सारी। फिर क्या है, इनका क्रम बदल देना चाहिए और वापस पढ़ने लगना चाहिए, आठ क्रम हो जाएगा। नहीं, वो आर्ष ग्रंथ तो इतना ही है कि अष्टाध्यायी को सामने रख करके यदि पढ़ें सिद्धांत कौमुदी को तब तो कोई आपत्ति नहीं। अष्टाध्यायी को छोड़ करके इसको पढ़ते हैं तब ये कष्ट है। इसको अष्टाध्यायी क्रम से पढ़। हाँ, इसको अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने का मतलब यह है कि अष्टाध्यायी को सामने रखें और पढ़ते जाएं, ऐसे कह रहे हैं ना। जहां जहां अष्टाध्यायी के सूत्र आते हैं उनको देखें ऊपर नीचे। और मन करे दोबारा छाप ले इसको क्रम बदल, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्याख्या अच्छी मिल जाएगी ना। गुरु जी एक बात कहते रहते हैं, मणि गुरु जी, कि अष्टाध्यायी जो है प्रकरण बोध और सूत्रार्थ बोध के लिए ठीक है, शब्दार्थ सिद्धि के लिए क्रम सिद्धांत कौमुदी का ही ठीक है। शब्द सिद्धि के लिए तो यही क्रम ठीक है, प्रकरण ज्ञान के लिए और सूत्रार्थ बोध के लिए, अनुवृत्ति आदि का बोध करने के लिए अष्टाध्यायी ठीक। और लक्ष्य तो शब्द सिद्धि करना है ना, ये तो प्रयोजन है नहीं कि प्रकरण बोध हो जाए और शब्दार्थ बोध हो जाए तो अष्टाध्यायी पूरी होगी। ये उनका तर्क है कि जी अष्टाध्यायी पढ़ने वालों का ये लक्ष्य थोड़ी होता है कि प्रकरण बोध हो जाए, सूत्रार्थ बोध हो जाए। अंततः तो वो शब्दों को सिद्ध करने के लिए इस बात को जानते हैं ना। तो सूत्रार्थ बोध में इतने बड़े विद्वान है पर उनको अष्टाध्यायी के सूत्र तत्काल आते हैं। मतलब जैसे ही कोई प्रयोग इधर उधर होता है तो वो सूत्र तुरंत बोल देते हैं कि ये सूत्र है। मतलब हमेशा तो वो दूसरे ही शास्त्रों में लगे रहे, पर प्रारंभ में सिद्धांत कौमुदी इतनी बढ़िया पढ़ी है कि उसके संस्कार मिटे नहीं। धीरे परंपरागत जो पढ़ते हैं ना, अब वो अपने बच्चे को तो वो पढ़ा रहे हैं, वेदांत पढ़ा रहे हैं, न्याय पढ़ा दिया, वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि उसको अष्टाध्यायी पढ़ानी चाहिए। बोले बाद में पढ़ाएंगे, अभी बहुत ज्यादा भार है। फिर मतलब बाद में वो पढ़ेगा नहीं। तो बाद में कौन परिश्रम करे इसमें इतना। तो एक वाक्य बोला, बोले उसको श्रद्धा पैदा कर दी हमने।
उसको अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए श्रद्धा पैदा कर दी हो तो वो पढ़ लेगा। तो देखो क्या होता है। ये संक्षिप्त वर्णन कर हैं? ये संक्षिप्त वर्णन कर लेगा। पूरा पढ़ेगा तो उतना डिटेल में जाने का समय नहीं बचता। वैसे ये लोग कितने निष्ठावान है ना, अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। आर्य समाज है। साउथ में अभी भी है। आर्य समाज के बड़े धुरंधर आचार्य भी भाषण तो खूब जोर से देते हैं। अद्भुत भाषण देते हैं, पर अष्टाध्यायी के नजदीक नहीं जाने देते हैं। आचार्य वेदपाल जी कहते थे, जो हमारे को सबसे अच्छी चीज प्रतीत होती है उसको हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अपने बच्चों को वो देना चाहता है जो उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा लाभकारी और सुखप्रद दिखाई देती। तो ये जो लाभकारी और सुखप्रद दिखाई नहीं देती है, ये विद्या, प्राचीन विद्या, आर्ष विद्या, मतलब इसका जीवन पद्धति को तो महत्व देते हैं, पर ये विद्या महत्व नहीं, महत्वशाली नहीं। विद्या के द्वारा जो संदेश दिया गया है उसको कर लो बस, विद्या में मत खपाओ अपने को। मतलब तात्पर्य ऐसा निकलता है कि विद्या में खपाने की जरूरत नहीं है, केवल उसका जो पद्धति है ना, दृष्टि है कि ये ईश्वर जीव प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप ऐसा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, और पाखंड में फंसना नहीं चाहिए, और व्यर्थ के ये जो वो है ना रूढ़ियां, उनको तोड़ डालना चाहिए, ये इन सब में तो मन है आर्य समाजियों का। पर इसमें मन नहीं है कि ये वेद शास्त्र संस्कृत विद्या और ये सब पढ़ना चाहिए। मतलब तर्क उनका ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कहीं। तर्क का आभास होता होगा ये है। हैं? तो इन्होंने कहा न लुमता इति निषेध अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा। न लुमतांग से जो सूत्र का निषेध है ना, वो अनित्यत्व है, न की संबुद्धियों से ये पता लगता है। न की संबुद्धियों सूत्र से पता लगता है कि न लुमतांगस्य का निषेध अनित्य है। यदि न लुमतांगस्य का निषेध नित्य होता तो ये न की समुद्र बनाने की जरूरत ही नहीं। न लुमतांगस्य तो प्रत्यय लक्षण का निषेध कर देगा, और निषेध कर देगा तो क्या होगा, निषेध अनित्य है। जी, प्रातिपदिक वाला प्रॉब्लम नहीं है। निषेध अनित्य है तो प्रत्यय लक्षण हो सकता है। प्रत्यय लक्षण हो सकता है, प्रत्यय लक्षण हो सकता है, हो सकता है। तो फिर न लोभा प्रातिपदिकांत से पाएगा, हो सकता है तो पाएगा, हो सकता है तो नहीं पाएगा। दो चीजें चाहिए होगी, प्रत्यय लक्षण हो सकता है, फिर भी ये प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध वो नहीं, मना नहीं करे। ये तो ये जो प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, उसका प्रतिषेध नहीं होगा, ये प्रश्न ही नहीं बनेगा अगर नलुम टांगस लगा दें। नलुम तंगस तो ये कहता है ना कि लुक श्लु लुक के द्वारा, यहाँ तो लुक हुआ है, लुक श्लु लुक के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन है, अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। नहीं होता तो जैसे प्रत्यय लक्षण से ही वह संज्ञा होती है, प्रत्यय लक्षण से ही प्रातिपदिक संज्ञा पर रोक लगती है, प्रत्यय लक्षण से ही प्रातिपदिक संज्ञा पर रोक लगती है। फिर
प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा पर रोक लगती है, प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा ना भय संज्ञा होती है। जैसे व्योमन गी, राजन गी, तो प्रत्यय लक्षण से मान लीजिए व्योमन आगे घी आया, घी का लुक हो गया। अब घी को मान करके, आजादी को मान करके है संज्ञा नहीं हो सकती, नहीं हो रहे, नहीं जुड़ रहे ना। हैं? है संज्ञा नहीं हो सकती, हम्म। तो फिर इस ज्ञापक की जरूरत नहीं है। गौ उत्तर पदे का अर्थ इन्होंने ये किया है कि घी के विषय में और उत्तर पद परे रहते। तो फिर ये प्रश्न नहीं। तो ठीक है। हम्म। अष्ट वो काशिका पढ़ने के लिए उपस्थित नहीं हुए बच्चे, आप भूल गए ना। तो आइडिया नहीं है किसी को। हम्म। छुट्टी के बाद आज पहली बार हो रहा है। ना ना, शाम को पढ़ लिए थे। पूरी तरह से तो लोप हुआ है। हम्म। अधिकतर जगह पर इसमें लोप होता है। किसका लुक हुआ है? लुक खाली जाति लोप भी तो होता है। नहीं नहीं, घी का व्योमन आगे घी है ना। सुपान शुरू प्रकार अज्ञान का ये घी है, इसका ई है। अब यहाँ की बात चल रही है, इसका लुक होता है। अलोप होना से आकार का लोप प्राप्त है। भय संज्ञा यदि हो जाए तो आकार का लोप। और न लोप तो यदि यहाँ पर प्रत्यय लक्षण हो जाए तो प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध हो जाएगा तो न लोप प्रातिपदिक अंत से होगा ही नहीं। उसके लिए प्रातिपदिक भी चाहिए, पद भी चाहिए ना। यदि भय संज्ञा हो जाए तो पद खत्म, और प्रत्यय लक्षण हो जाए तो प्रातिपदिक संज्ञा खत्म। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो भय संज्ञा होने लगेगी और प्रातिपदिक संज्ञा रुक जाएगी, दो काम होंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम, ऐसे लिख दिया छोटा सा वाक्य। निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम न भवति या भवति। भगवती निषेध सामर्थ्यात् प्रत्यय लक्षणम न भवति या भवति। प्रत्यय लक्षण अभाव सृजना की संभविता प्रवृत्तो तद्वैयर्थ्यात्। गीलुकी प्रत्यय लक्षण अभावे प्रत्यय लक्षण अभावात् कथम तत्र न की संबंधित प्रवृत्ति। प्रत्यय लक्षण है ही नहीं, अनुपरमे गैर लोकालुप्तत्वात् प्रत्यय लक्षण तो होगा नहीं। लुक हुआ है ना, तो नलुम तांगस से निषेध हो गया, प्रत्यय लक्षण होगा नहीं। कथम तत्र न की संबंधित प्रवृत्ति, न की संबुद्धियों की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि घी के परे रहते ही तो न लोग का प्रतिषेध करेंगे, और घी परे तब मिलेगा जब प्रत्यय लक्षण होगा। वो तो दो अलग बात है कि भय संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, वो दो अलग बात है। यहाँ पर एक अलग बात चल रही है कि घी प्रत्यय लक्षण से हमें उपस्थित मिलना चाहिए, तभी तो ये सूत्र कहेगा कि घी के परे रहते
नकार लोप नहीं होता। निषेध सामर्थ्य से प्रत्यय लक्षण हो रहा है। नलुंतांगस्य जो है सूत्र का कार्य अनित्य है। अनित्य है तो वो प्रतिषेध नहीं किया, अर्थात यहाँ पर प्रत्यय लक्षण से घी परे मिल गया। अब वो जो दो ज्ञापक है वो अलग एक उसमें निकाल रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। हमें घी भी तो परे चाहिए ना, घी के परे रहते न लोप नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं ना। हम्म। इसको विषय शब्द में बना देने से नहीं चलेगा। क्या? घी परे नहीं चाहिए होगा, कुछ घी को बदल तो आगे बता सकते। हाँ, पर ये घी को तो देखना ही पड़ेगा ना प्रत्यय लक्षण करके। तो आगे जरूरत पड़े तो हम देखेंगे जरूर। पर ये जो कंपलसरी कह रहे हैं कि घी होना ही चाहिए परे, ना लुंटांगसी को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नलोम तंगस निषेध सामर्थ्य, जो ये निषेध किया है प्रत्यय लक्षणम भवती, अध्यार होगा प्रत्यय लक्षण भवती। निषेध सामर्थ्य प्रत्यय लक्षणम भवती। और ये जो ना लुंटांगसी की अनित्यता ज्ञापित कर रहे हैं, ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगी अगर इसको हम विषय शब्द में मान लें। लुंटांगसी को अनित्य करने के लिए कुछ और कर रहे हैं। निषेध सामर्थ्य प्रत्यय लक्षणम भवती। नलुमता इति निषेध अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा, नलुमता का जो निषेध है उसके अनित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए। जी तभी तो नलुमता निषेध यदि नित्य है तो निषेध करने का प्रत्यय लक्षण होगा ही नहीं और घी परे मिलेगा ही नहीं, तो फिर इस सूत्र की शर्त ही नहीं घटेगी। तो निषेध अनित्यत्व प्रतिपादन द्वारा एतद अनित्यत्व बल लब्धम वानपुंसकानाम इति बोधव्यम। वानपुंसकानाम जो वार्तिक है दूसरा, नपुंसक में विकल्प से होता है, कौन सा उदाहरण है? इसी में है हे चर्मन हे चर्मन। हे चर्मन, तो वो भी अनित्यत्व बल लब्धम एवान नपुंसकानाम, वो वार्तिक भी है। और फिर क्या कहा, गौ उत्तर पदे न च परमेवनिति घोषत्वात्, घोषत्वल प्राणत्वादि सादृश्यं पूर्वसवर्णे दकारे स्वादिष्ट पूर्वस्य अंतरंगाने स्पष्टं चेदं भाष्यम्। गौ उत्तर पदे एतद् लब्धम एतद् बल लब्धमेव गौ तु छंदसि उदाहरणम् इत्युक्तम्। वो जो अमर्थ कर रहे थे ना, उत्तर पदे परता योगी तस्मिन परे, उत्तर पद परक घी के परे रहते, नगी संबुद्धो निषेध से प्रतिषेधो वक्तव्य, ये वार्तिक है ना दूसरा, गौ उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य। वो चर्म तिला वगैरह कौन से उदाहरण में थी बात? वो वार्तिक तो जर्मनी दिला से चर्मनी नहीं, वो तो हो गया। जर्मनी माने उत्तर पद परक घी है वो। उत्तर पदे परता योगी तस्मिन परे नगी संबुद्ध्यो इति प्रतिषेध से प्रतिषेधो वक्तव्य। उत्तर पद परे रहते जो घी है, उस घी के पर रहते नगी संबुद्धियों का जो प्रतिषेध है, उस प्रतिषेध का प्रतिषेध करो। ये तो चर्म तिला उदाहरण बन गया। वो राज वृंदारक कौन सा उदाहरण है? इसी में वो जो गौ उत्तर पदे कह दिया, सिर्फ घी कहा, संबुद्धि नहीं कहा, तो संबुद्धि को लेकर के प्रश्न उठाया। इसको क्या सिद्धांत कौमुदी में लिया ही नहीं, गौ उत्तर पद। उसी वार्तिक के अंतर्गत ही है ये ब्रह्मनिष्ठ उदाहरण दिया है एक, ब्रह्मणी निष्ठा यस्य, ब्रह्मणी निष्ठा में ब्रह्मन के नय का लोप हो गया।
अल्लोपना इति स्तुत्वम् न च अल्लोपस्थानिवत् पुरुषपुरुत्रतनेनापि बहिरंगतया सिद्ध्यः। ये राजन वृंदारक वाला उदाहरण तो बिल्कुल ही इसमें हटा दिया, उस पर विचार ही नहीं किया। होना तो चाहिए क्योंकि खांसी का उदाहरण है। अब तो आप सारी चीजें पकड़ने लगी। बस का उदाहरण दिया है। विषय का स्वरूप सामने आ गया है, स्मृति पटल पर छाया नहीं है अभी। और सब तो ये सिद्धांत कौमुदीकार ने उसको छेड़ा ही नहीं, उस उदाहरण को। कैसे इन्होंने बाईपास हो गए। राजन वृंदारक व्याख्याकारों ने भी नहीं दिया, नागेश ने भी नहीं दिया, बाल मनोरमा में भी नहीं है। और ये वाला उदाहरण है, इसमें भी नहीं है। तत्वबोधनी में भी नहीं है। तो गौ उत्तर पदे प्रतिषेध से प्रतिषेध वक्तव्य है। ये चर्मणि तिला से चर्म तिला। यहाँ पर गौ उत्तर पदे प्रतिषेध से प्रतिषेध वक्तव्य, यहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए ना। गौ उत्तर पदे प्रतिषेध से प्रतिषेध वक्तव्य, चर्मणि तिला से चर्म तिला उदाहरण, पूर्ण विराम ना। चरण तिला के बाद हाँ है। हाँ, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा उदाहरण अच्छा है। ब्रह्म ब्रह्मणि निष्ठा से। हे राजवृंदारक इत्यत समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। हे राजन वृंदारक, राजविंदारक इत्यत समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते। ये तो आप जैसे बता रहे थे ना, उसमें दिक्कत ये है कि समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते। ना को पहले जोड़ना चाहिए। नहीं, पर पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं होता। समुदाय संबोधन है तभी तो पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं होता, ऐसा निकलेगा। वो निकालने पे अगली लाइन वो अगली लाइन पर दिक्कत है। पूर्व पदार्थ समुदाय संबोधन है, ना कि पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत हो रहा है। इति संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। संबुद्ध्यंत जो पूर्व पद है उसका समास नहीं हो रहा है।
संबुध्यंतम पूर्वपदम, पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं हो रहा, समुदाय संबोधन है। इति संबुध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते, नहीं पृथक अवयवार्थ और अभिमुखीकरणे परस्परम एकार्थी भाव संबंध। ये पद्मंजरी में भी इसी तरह की बात है। हे राजविंदारक, ये दिया है ना, देखिए, ननु च अत्यल्पम इदम उच्यते गौ इति संबुद्धो अपि उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य। पद्मंजरी आपके पास है तो देखिए, ननु च अत्यल्पम इदम उच्यते गौ इति संबुद्धौ अपि उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य। संबुद्धि उत्तर पद में भी ये गौ जो कहा है ना, न चो अत्यल्पम इदम उच्यते गौ इति, ये पूर्ण अल्प विराम नहीं होना चाहिए पद्मंजरी में, अल्प विराम यहाँ होना चाहिए गौ इति के बाद। अल्प विराम कहाँ है? उच्यते के बाद, गौ इति के बाद होना चाहिए। मतलब यूं कह रहे हैं कि ये जो गौ कहा है ये तो बहुत कम कहा है। अत्यल्पम इदम उच्यते, गौ जो कहा है ये कम कहा है। उत्तर पदे कहना, साथ में ये भी कहना चाहिए संबुद्धो भी उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य, प्रतिषेध का प्रतिषेध करना चाहिए। अन्यथा हे राजन वृंदारक विग्रीय, माने संबुद्धि उत्तर पद में भी प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध कहना चाहिए का मतलब प्रतिषेध का प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध का प्रतिषेध कहना चाहिए अर्थात वहां पर भी न का लोप होता है। अन्यथा हे राजन वृंदारक इति विग्रह, जब हम ऐसा विग्रह करेंगे तो वृंदारक नागकुंजरी पूज्यमानम समुद्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्, फिर लोप नहीं हो पाएगा। संबुद्ध्यंत का विग्रह करेंगे, हे राजन, हे वृंदारक, हे राजन वृंदारक, ऐसा विग्रह करेंगे तो वृंदारक नागकुंजरी पूज्यमानम इति संबुद्ध्यंतयो समासे सति, संबुद्ध्यंतों का जब समास होगा तो लोप नहीं हो पाएगा। तथा च वार्तिक गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे, ऐसा पद्मश्रीकार कह रहा है कि वार्तिककार ने भी ऐसा कहा है कि गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे। अतः तो इसका उत्तर देते हैं, हे राज वृंदारक इत्यत्र समुदाय संबोधनम, इत्यत्र तू भी है यहाँ, इत्यत्र तू समुदायार्थ संबोधनम, तत्र न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते। हैं? हाँ, अतः हे राजवृंदारक इत्यत्र तू दिया है ना, तू शब्द नहीं है उसमें, पद्मंजरी में तू शब्द भी है इत्यत्र तू, अच्छा, इत्यत्र तू समुदाय संबोधनम, तो मेरी पुस्तक में तू नहीं था और ये पद्मंजरी में है। हे राजवृंदारक में ना समुदाय संबोधन है। फिर आगे लिखते हैं, नहीं पृथक अवयवार्थ और अभिमुखीकरणे परस्परम एकार्थी भाव संभवती। पृथक अवयवार्थों को अभिमुख करेंगे ना, मतलब हम कहेंगे हे वृंदारक, हे राजन, पृथक अवयवार्थयो अभिमुखीकरणे, पृथक अवयवार्थों को जब हम अभिमुख करना चाहते हैं तो परस्पर एकार्थ भाव नहीं बनेगा। किंच संबुद्धो इति उच्यते न चात्र संबुद्धिम पश्यामा, एक और भी समस्या दे रहे हैं, प्रत्यय लक्षण से संबुद्धि हो जाएगी। न लुमतांग से प्रतिषेध, प्रत्यय लक्षण का तो प्रतिषेध है। संबुद्धो इति उच्यते न चात्र संबुद्धिम पश्यामा प्रत्यय लक्षणे न लुमतांग से प्रतिषेध। वचनम तु हे राजन इत्यादौ यत्र लोप शब्देन संबुद्धिर्लुप्यते तत्र चरितार्थम, वचन तो वहां चरितार्थ हो गया जहां हे राजन में सु का लोप हो जाता है, संबुद्धि का लोप होता है, लुक नहीं होता। गौ तो नायम परिहारा संभवती सर्वत्र लुमता लुप्तत्वात्, घी में तो सब जगह लुक के द्वारा ही, माने लुक के द्वारा ही प्रत्यय का दर्शन होता है, तो ये परिहार संभव नहीं होगा।
गौतु नायम परिहारा संभवती सर्वत्र लुप्तत्वात्। इतनी बातें कह दी बस। तो राजन वृंदारक में अवयवार्थ संबोधन तो नहीं बनेगा, परस्परम एकार्थी भाव। तो न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते, समुदाय संबंध संबोधन है, अब पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं होता है। तो संबुध्यंतम पूर्व पदम, ये पंक्ति गड़बड़ है। संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। यदि पूर्व पदार्थ संबोधन है, ये जो पंक्ति है ना जी, संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते, इति तो हेतु में होता है कि राजन इत्यत्र समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति, इस हेतु से संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। संबुध्यंत, एक तरफ तो पद्मश्रीकार कह रहे हैं कि पृथक अवयवार्थ विमुखकरणे परस्परम एकार्थी भाव न संभवती, और यहाँ समास जो दिखा रहे हैं ना, पहले लिखा भी है संबुध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्। संबुध्यंतों का समास होने पर संबुद्धो अपि उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य, अन्यथा हे राजन वृंदारक इति विग्रह्य वृंदारक नाकुंजरे पूज्यमानं संबुध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्। संबुध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात् तथा च वार्तिकम घी संबुद्धो उत्तर पदे। अतः हे राज वृंदारक तु समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते, पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं हो रहा। इति संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। संबुध्यंत जो पूर्व पद है, मतलब पद्मंजरीकार तो समास मान रहा है, और कैयट ने भी वहां पर लिखा है संबुध्यंता नाम समासा, ऐसा लिखा है एक पंक्ति में। और ये पद्मन इसमें काशिका में ऐसे लिख दिया संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। संबुध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्, पद्मंजरी में भी ये पंक्ति है संबुध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्, और संबुध्यंता नाम समासा है सब, उसमें भी दिया है। ये दिया है भी बोलती न क्वचित। न की संबुद्ध्योनुत्तर पदे राजन वृंदा अवयवार्थ संबोधनेन समुदाय संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यंतयोरेव समासा, ऐसे लिख दिया है। ननु राजन वृंदारक, उद्योत ने ये पंक्ति बनाई, ननु राजन वृंदारक इति समुदाय रूप अर्थ संबोधनेन अयोगात्। राजन और वृंदारक में समुदाय रूप अर्थ के संबोधन से अयोग होने के कारण प्रत्येक संबोधने उभयोरपि विधेयान्वयेन परस्परम एकार्थी भाव अभावात्, प्रत्येक यदि संबोधन करते हैं तो दोनों का विधेय अन्वय, विधेय में अन्वय नहीं होगा, परस्पर एकार्थी भाव होगा। विधेय अन्वय क्या होगा? हे राजन वृंदारक आगच्छ, ये आगच्छ जो है विधेय है। हे वृंदारक, हे राजन, हे वृंदारक, प्रत्येक संबोधन करते हैं तो दोनों का विधेय में अन्वय, विधेयान्वयेन परस्पर एकार्थी भाव नहीं हो पाएगा। राजन और वृंदारक मिल करके एक चीज को कहें ऐसा नहीं हो पाएगा। एकार्थी भाव का मतलब एक तो होता है व्यपेक्षा सामर्थ्य, मतलब दो परस्पर एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं पर एक नहीं हो गए हैं। जैसे दो बैल
जुए में चलते हैं तो परस्पर संबद्ध होकर के चलते हैं, एक नहीं होते। लेकिन घी यदि उसमें सब्जी में मिला दें या उसमें मिला दें, सामग्री में मिला दें, तो वो एक हो जाते हैं, ऐसे नहीं, संबद्ध हो रहा है। विपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य के उदाहरण ये दो दिए जाते हैं। जैसे दो बैल साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना वो रंभाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो ये विपेक, पर एक नहीं होते हैं वो। पर संगतम घृतम, संगतम तैलम या संश्लिष्टो अग्नि जब कहते हैं, तो दो तीन अग्नियां होती हैं, उनको इकट्ठा कर दें, गार्हपत्य अग्नि, आवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, सबको लेकर के एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो ये व्यपेक्षा नहीं है, ये एकार्थी भाव सामर्थ्य। तो राज्या पुरुषा, जब विग्रह वाक्य होता है तो राज्य और पुरुषा व्यपेक्षा है, एक दूसरे की अपेक्षा है, अन्योन्य अपेक्षा बोलते हैं। यहाँ बोल रही है। हाँ, मतलब राज्या पुरुषा में व्यपेक्षा होती है और राजपुरुषा में एकार्थी भाव होता है। जहां जहां भी वृत्ति होती है वहां एकार्थी भाव होता है, और विग्रह होता है वह व्यपेक्षा सामर्थ्य होती है। तो इतनी पृष्ठभूमि के साथ मैं अगली पंक्ति बता रहा हूं कि अवयवार्थ संबोधन समुदाय संबोधनम प्रतीयते। राजन वृंदारक में अवयवार्थ के संबोधन के द्वारा समुदाय संबोधन प्रतीत होता है, इसलिए संबुद्धंतु का ही समास हो जाएगा। अवयवार्थ संबोधन के द्वारा समुदाय संबोधन प्रतीत हो रहा है, तो समुदाय संबोधन मानी अवयवार्थ संबोधन के द्वारा समुदाय संबोधन, न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते पृथक स, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। संबुद्ध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्या, ये पंक्ति पता नहीं कैसे हैं? वही हैं? लास्ट में जाके बन जा रहा है। उद्योतने का अवयवा नाम समुदाय नाम तरीकत्वात्, अवयव जो होते हैं वो समुदाय के ही पार्ट होते हैं, तो इसलिए राजन समुदाय रूप अर्थ संबोधन प्रत्येक संबोधन विधेयन विधेयान्वयन परस्परमेकार्थी भाव अभावात् कथम समासो अतः अवयवानाम समुदाय नान्तरिकत्वात्, अवयव जो हैं वो समुदाय के ही आवश्यक हिस्से होते हैं, तो अवयवार्थ संबोधनेन समुदाय संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यन्तयोरेव समासः संबुध्यन्तं नैव समस्यते। ये तो दिक्कत तो है बिल्कुल। मुझे लगता है दो दृष्टियां हैं, कुछ लोग इसका समास करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसा लग रहा है, मतलब समास इसलिए किसी पर कुछ लोग समास करके दोनों का अलग अलग अर्थ बताना चाहते हैं, समास का अर्थ अलग है और ये अलग अर्थ का अर्थ अलग है। इत्यत समुदाय संबोधन में न पूर्वपद संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ, संबुद्धयंतम पूर्वपदम नहीं समझते? तो अर्थ है कि संबुद्धंत जो पूर्व पद है ना राजन, उसका समास नहीं हो रहा, समास नहीं हो रहा, और वो नीचे दिखाया है कि समास संबुद्धंतों का समास हो रहा है। समुदायार्थ संबोधन में जब अवयवार्थ संबोधन है तब समास नहीं हो रहा है, या तो यूं करें अर्थ, जब अवयवार्थ संबोधन मानेंगे तो संबुद्धंतम पूर्व पदम नैव समस्यते, और जब समुदाय संबोधन मानेंगे तो फिर समास हो जाएगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अवयवार्थ संबोधन में समास नहीं हो सकता, समुदाय संबोधन में समास हो सकता है। ऐसा मैं एक पंक्ति लिख लेता हूं ऊपर से, अवयवार्थ संबोधन में, अवयवार्थ संबोधन में समास नहीं हो सकता।
समास नहीं होगा। समुदाय समुदाय अर्थ संबोधन में समास हो जाएगा। उसका विग्रह क्या होगा समुदाय संबोधन वाले समास का? वो विकृत यही होगा, लेकिन मतलब विवक्षा क्या है? इसमें सब कुछ है। ऐसे लग रहा है मेरे को तो। अव्यवहार संबोधन में समास नहीं होगा और समुदाय संबोधन में समास हो जाएगा। फिर भी काशिका की पंक्ति तो नहीं बैठती है। काशिका की पंक्ति ऐसे लगानी पड़ेगी कि संबुद्ध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते पूर्व पदार्थ संबोधन में यदि अस्ति चेत। पूर्व पदार्थ संबोधन यदि है तो समास नहीं होगा, और समुदाय संबोधन है तो समास हो जाएगा पदमंजरी को देखते हुए। संबुद्ध्यंतयो समासे सति लोपो न स्यात्, इसलिए प्रतिषेध का प्रतिषेध कहना चाहिए। वो इनकी का मतलब नहीं है, तो आगे बाकी और न्यास ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। इन्होंने कहा है कि ननु अत्यल्प में जो गौ उत्तर प्रदेश प्रतिषेध वक्तव्य अन्यथा हे राजन वृंदारक इति विक्रिये वृंदारक कुंजरी समासे कृते हे राजन वृंदारक लोपो न स्यात्। समास तो दिखा रहा है न्यास भी। समासे कृते राजन वृंदारक न लोपो न स्यात् हे राजन वृंदारक इत्यादि समानार्थेन वाक्येन समासेन भवितव्यम। वाक्य और समास एक अर्थक होना चाहिए, एवं ही सामर्थ्यम भवति नान्यथा। तथा चोक्तम ग्रहण वाक्यार्थाभिधान या सक्त स समर्थो विदितव्य। मानी जो ग्रहण वाक्य के अर्थ को कहने में, ग्रहण वाक्य मानी जो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्त है वो समर्थ जानना चाहिए। स्यार्थो हे राजन वृंदारक वाक्यन गम्यते सन ज्ञायते हे राज वृंदारक इत्यमासेन। मतलब जो अर्थ यहाँ हे राजन वृंदारक से वाक्य से जाना जाता है, वो हे राज वृंदारक से समास से नहीं जाना जाता। वाक्यन ही एकार्थी भाव अभावात संबोधनम गम्यते। समासे तो वाक्य के द्वारा एकार्थी भाव नहीं होता है, मतलब अलग पृथक अव्यवहार संबोधन जाना जाता है, समास में समुदाय संबोधन जाना जाता है। वाक्य में अव्यवहार संबोधन है, समास में समुदाय संबोधन है। फिर कहते हैं तस्माद राजा चासो वृंदारक इत्येवं एवं विग्रीय समासा कर्तव्य। इसलिए समास पहले कर लेना चाहिए बिना संबोधन के। राजा चासो वृंदारक वृंदारकश्च, अगर राज वृंदारक बनाना है तो राजा चासो वृंदारकश्च एवं विग्रह तथा संबुद्धि, फिर संबुद्धि लानी चाहिए। हे राज वृंदारक बन जाएगा फिर। एवं च संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम, और इस प्रकार से संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम हे राजन वृंदारक इति समासो भविष्यते। ऐसा जब करेंगे ना, संबुद्ध्यंत तथा संबुद्धि एवं च संबुद्ध्यंतम एवं च, ये क्या लिख दिया, एवं च संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम हे राजन वृंदारक इत्यत्र समासो भविष्यते। ततश्च उत्तर पदे परता संबुद्धेर अभावात् न लोक प्रतिषेध प्राप्ति नास्ति नार्थ तत्प्रतिषेध। उत्तर पद के पर रहते संबुद्धि है ही नहीं, तो न लोक प्रतिषेध की प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। इनका कहना है कि दोनों शब्द बनेगा, राज वृंदारक भी बनेगा और हे राजन वृंदारक भी बनेगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग, एक के बदले दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता।
हे राज वृंदारक तो समुदाय संबोधन है, और हे राजन हे वृंदारक ये तो विपेक्षा सम, हे राजन वृंदारक यहाँ समास नहीं है। हम्म। समुदाय संबोधन में तो राजा चासो वृंदारक से विग्रह होगा। विकासिका की पंक्ति में कुछ जोड़ना पड़ेगा आगे पीछे। फिर कैयट की पंक्ति तो ये भी रह गई। संबुद्ध्यंतु का समास होता है। हम्म। कौन सा सूत्र है जो संबोधितों का समास प्रदान करेगा? वो तो वही है, विशेषण विशेषण बोलो। और पतंजलि में भी समुद्यंतयो समासे सति लोको न स्यात्। हे राजन वृंदारक ऐसा विग्रह करेंगे, संबुद्धो भी उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य, अन्यथा लोप नहीं हो पाएगा। मादुग्धायस्य मतोर्वयवादिभ्य मतोरीकारित्वेन उपादानात् सामर्थ्य लब्धम प्रातिपदिकम तत् मात इति मकार वर्णाभ्याम विशिष्यते। 6 उदाहरण बनेंगे इस सूत्र के। मकारांत और उपधायाश्च मकारो, अवर्णांत मश्च मश्च अश्च इति मम, मश्च अश्च इति मम। मश्च में जो अकार उच्चारण के लिए मैंने प्रयोग किया है, मैं और अ का समार्जन किया, मम बन गया, उसके पंचमी में मात आ गया। उपधायाश्च कहने से अ के साथ और मैं के साथ, दोनों के साथ उपधायास से भी जुड़ेगा, तो मकारांत प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कहां से आया? मतोर इकारित्वेन उपादानात्, क्योंकि मतुपकारी है तो मतुप तो प्रातिपदिक से आता है, इसलिए सामर्थ्य से आक्षेप हो जाएगा। जैसे इको जल में धातु का आक्षेप हो जाता है, जलादि सन धातु से आता है, तो मतोर ही कारित्वेन, कारित्व का मतलब कार्याधिकरणत्वेन उपादानात् सामर्थ्य लब्धम प्रातिपदिकम, सामर्थ्य लब्ध प्रातिपदिक। ये तो अब आप लोग भी प्रयोग करते हो, सामर्थ्य लब्ध हो जाएगा, ऐसे बोलते हो। सामर्थ्य लब्धम यत् प्रातिपदिकम तद मात इति मकार अवर्णाभ्याम विशिष्यते। विशिष्यते ये वो है साधारण धातु का प्रयोग है। यदि विशेष्यते बोलेंगे तो निजंत प्रयोग हो जाएगा। विशिष्यते विशेष्यते मतलब बीच में नीचे आ गया तो नी का तो लोप हो जाता है, लेकिन नी को मानकर गुण हो जाएगा। तो मकार अवर्णाभ्याम विशिष्यते, तो अर्थ ये हुआ मकारांत, मकार अवर्ण विशिष्टतया च उपधाया इत्यर्थो भवति। मकार और अवर्ण विशिष्टतया च उपधया, मकार और अवर्ण विशिष्ट उपधा के द्वारा, तो मकारांतात मकारोपधात, अवर्णांतात अवर्णोपधात से उत्तर से मतो व इत्यम आदेश होती। यवादि व्यस्तु परतो न भवति, यवादियों से परे नहीं होगा। अयवादि भी है ना, यवादियों से परे नहीं होगा। तो ये शब्द क्या लिखा? मकार अवर्ण विशिष्टया च उपधया इति अयम अर्थो भवति।
मकार अवर्ण विशिष्टया उपधया, मकार और अवर्ण विशिष्ट उपधा के द्वारा ये अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है आगे बता रहे हैं। जो मकार अवर्ण विशिष्टया उपधया, मकार अवर्ण विशिष्टया च उपधया इत्ययम् अर्थो भवति। उपधया चोपधया इति अयम् अर्थो भवति। मकारान्तात् मकारोपधात्, अवर्णांतात् अवर्णोपधात् से उत्तर से जो ये अवर्णांत और अवर्णोपध का है ना, इसमें चार बन जाएंगे। अवर्ण से दीर्घ आ भी लेंगे तो अवर्णांत और आकारांत तथा अवर्णोपध और आकारोपध, छह उदाहरण हो जाएंगे। मतुब के मय को वह होता है, ये वादियों से परे नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मकारांत किमवान, किम शब्द से परे मतुब के मय को वह हो गया समवान। मकारोपध जैसे शमीवान, शमी में समीवान अयम प्रदेश, ऐसे बोलेंगे। ये जो प्रदेश है ना, राजस्थान हरियाणा, समीवान शमीवान प्रदेश है ये। दाडिमीवान, जहाँ अनार के पेड़ बहुत हैं। अवर्णांत वृक्षवान, वृक्षवान, और आकारांत खट्वावान, मालावान, और अवर्णोक्त पयस्वान, यशस्वान, भास्वान। मादुब्धायस्ति किम अग्निमान, मादुब्धायस्य क्यों कहा? ये मकार उपदा नहीं है यहाँ, यहाँ पर मतुब के मैं को वह नहीं हुआ। वायुमान, जैसे वो सत्यार प्रकाश के दूसरे समलस की पहली पंक्ति है ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आचार्यवान है, मातृमान पितृमान है। वहां री है, मातृ में उपदा में अवर्ण भी नहीं है, आ भी नहीं, और मकारांत भी नहीं, मकार उक्त भी नहीं है, और आगे एक झया सूत्र आ रहा है, झयंत भी नहीं है। तो इसलिए मतुब के मैं को वह नहीं होता। अर्थवत धातु सूत्र में अर्थमान, यहाँ मतुब के मैं को वह हो गया। धनवान यहाँ हो गया, बलवान यहाँ हो गया, अग्निमान में नहीं हुआ। अयवादी व्यकिम यवमान दाली दलमीमान उर्मीमान, यहाँ पर देखिए सूत्र की शर्त घट रही है तो भी नहीं हुआ। यववान नहीं होता, यवमान, दलमीमान, उर्मीमान, भूमिमान, कृमिमान, कृंचमान, वशामान, द्राक्षामान। मादुब्धः स्थिति प्राप्नोति। ध्रजी ध्वजी संजी इति तेषां छंदसीरा इति प्राप्नोति। आगे एक छंदसीरा सूत्र आ रहा है, हरित ककुत गरुत इति तेषां जय इति प्राप्नोति। इक्षु मधु द्रुम मंड धूम इति तेषां संज्ञाम इति प्राप्नोति। आकृति गण से यवादी, ये जो यवादी गण है ये आकृति गण है। जहां कहीं भी मकार मतुब के मैं को वह शास्त्रों में नहीं दिखाई दे, ना सुनाई, ना नहीं सुनाई दे, तो उसको यवादी में मान लेंगे। अकृत वत्व मतुबो यवादीसु द्रष्टव्य, नहीं किया है वत्व जहां पर ऐसा मतुब, अकृत वत्व है जहां पर ऐसा मतुब यवादी में समझ लेना चाहिए। यस्य सती निमित्ते मतुपो वत्वम न दृश्यते स यवादीसु द्रष्टव्य। निमित्त के होने पर भी मतुब को वकार नहीं सुनाई पड़ रहा है तो वो यवादी में जान लेना चाहिए। इंद्रिमता इदम नारमतम, जैसे नारमत शब्द है तो अवर्ण उपदा में है ना नार, फिर भी नहीं हो रहा है। नारमत शब्द में अवर्ण उपदा होते हुए भी यहाँ पर नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो कैसे करें? बहिरंग लक्षणत्वाद अवर्णोपधस्य मतुपो वत्वम न भवति। बहिरंग लक्षण होने से अवर्णोपध के मतुपो वत्वम न भवति। समझ में आया? नृमता इदम नारमतम इति बहिरंग लक्षणत्वाद अवर्णोपधस्य मतुपो वत्वम न भवति। मतुप के मैं को वह नहीं होता है क्योंकि जो अवर्णोपध है वो बहिरंग लक्षण हो गया।
ठीक है। इन रिमता इदम नार्मतम बहिरंग लक्षणत्वाद अवर्णोपदस्य मतुको वत्तुम न भवति। मतुक के मैं को वह नहीं होता है। जयंताद उत्तर से मतुको वह इत्यम आदेश भवति। अग्निचित्वान ग्रामः उदस्वित्वान घोषा विद्युत्वान बलाहका इंद्रो मरुत्। प्रत्यय कौन सा ठीक हैं? निमत इदम में प्रत्यय कौन सा तस्सेदम अर्थ में प्राग दिवित अन लेकिन यहाँ अण को मानकर जो नृ को वृद्धि हुई है ना वो बहिरंग है। और ये जो मतुक को मैं को वह प्राप्त है वो अंतरंग है। कैसे? ऐसे देख सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं ना इसको। नृ मत और अण, इस अण को मानकर नार बना और ये अंतरंग इसके बीच में हो रहा है। अवर्ण मान करके मधु के मैं को वह पा रहा है। और ये जो आ है ये इस अ को मानकर है, अण को मानकर है। तो बहिर्भूत निमित्त है इस आ का। और इस मैं के वह करने के लिए इसके मध्य में अंतर्भूत निमित्त है। ये मैं को वह जो हो रहा है अंतर्भूत निमित्त है जिसका, बहिर्भूत निमित्त है जिसका। हम्म। बहिरंग लक्षणत्वाद अवर्णोपदस्य मतुको न भवति। झया झयंताद उत्तर से मतुको मतो वह इत्यम आदेश भवति। अग्निचित्वान ग्राम उदस्वित्वान घोषा विद्युत्वान बलाहका। जयंत से उत्तर मतुक के मैं को वह इत्यम आदेश भवति। अग्निचित्वान ग्राम उदस्वित्वान घोषा विद्युत्वान बलाहका इंद्रो मरुत्वान दृशत्वान देशा। संज्ञायां विषय मतो वह इत्यम आदेश भवति। बात समझ में आ रही ना? जयंत से भी मैं को वह हो जाता है। मरुत्वान में मरुत तय झ में आ जाता है। विद्युत्वान में तय झ में आ जाता है। विद्युत्वान बला का मन विद्युत वाला बादल। मरुत वाला इंद्र। दृशतवान देशा दृशत वाला। दृशत प्रस्तर खंड को कहते हैं दृशत। पथरीली भूमि। ये बहिरंग अंतरंग भी अब समझ में आने लगा होगा ना। भाष्यकार ने उदाहरण दिया है बहिरंग अंतरंग को समझाने के लिए। प्रातः काल उठ करके हम अंतरंग कार्य मतलब अपने शरीर से संबंधित पहले करते हैं, फिर जा करके मित्रों के कार्य करते हैं, फिर जाकर हम और समाज के कार्य करते हैं। तो अंतरंग कार्य करते समय बहिरंग सिद्ध रहते हैं। आसंधिवत अष्ठीवत। हाँ, संज्ञायाम तो मतलब यही है कि ये संज्ञाएं अहिवती कपिवती ऋषिवती आदि नद्याम मतु, ये नदी की संज्ञाएं हैं कोई। अहिवती नदी, ऋषिवती नदी, मुनिवती नदी, कपिवती। आसंधिवत अष्ठीवत चक्रीवत कक्षीवत रुम्णवत चर्मणवती इत्येतानि संज्ञां निपात्यन्ते। वत्वं पूर्वेण सिद्धम। वत्व तो पूर्व से ही सिद्ध है। आदेशार्थानि निरात्नानि। वत्व तो पूर्व से ही सिद्ध है, आदेश के लिए ही निपातन किए हैं। वत्व पूर्व से ही सिद्ध है, आदेश के लिए निपातन किए हैं। मतुप के मैं को वह जो है ना, आसंधिवत अष्ठीवत चक्रीवत कक्षीवत रुम्णवत चर्मणवती तेतानि संज्ञां निपात्यन्ते। वत्वं पूर्वेण सिद्धम आदेशार्थानि निपातनानि। आसंधि अगर आदेश कर देंगे तो फिर
आसन शब्द को आसंदी आदेश कर दिया, तो आसंदी आदेश कर देने के बाद बल कैसे प्राप्त? निपातन से। संज्ञा नहीं है। अच्छा, संज्ञा नहीं। निपातन है ना। जी जी, ये सारे संज्ञा हैं आसंदी बल। नाम वत्व ये यूं कह रहे हैं कि वत्व तो पहले से ही सिद्ध है, आदेश के लिए निपातन है। आसन शब्द था ना, तो अकारांत से अपने आप ही प्राप्त था मत, पूर्व से ही सिद्ध, संज्ञायाम से ही सिद्ध है ना। पर ये फिर आसंदीवान ग्रामर कैसे लिख रहे हैं तो संज्ञा? ग्राम की संज्ञा है। आसंदीवद ही स्थलम ये संज्ञा है। आसनवान दूसरी जगह जहाँ संज्ञा नहीं होगी तो आसनवान बनेगा। आसंदीवान नाम है किसी का। ग्राम का नाम है। आसंदीवत। और आसंदीवद ही स्थलम आसनवान अप्रेतु आहु आसंदी शब्दों भी प्रकृत्यंतरम एव अस्ति। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि आसंदीवत, आसंदी शब्द प्रकृत्यंतर है, तथा चुक्तम औदुम्बरी राजा संधि भवति तस्य संज्ञामिति वत्वेन सिद्धम आसंदीवत इत्येतत् प्रपंचार्थम ही पठ्यते। अष्ठीवत इति अस्तनो अष्ठी भाव, अस्थि शब्द को अष्ठी भाव निपातन है। अष्ठीमान इति शरीर एक देश संज्ञा, अस्थिमान इत्येव अन्यत्र। अष्ठीवान शरीर के एक देश की संज्ञा है। जानू की संधि, जानू की जो संधि है ना, घुटने की संधि, जानू की जो संधि है उसको अस्थि अष्ठीवान कहते हैं। और अस्थिमान अन्यत्र चक्रीवत, चक्र शब्द से चक्री भाव निपाते थे। चक्रीवान राजा और चक्रवान अन्यत्र। चक्रीवंती सदो हविर्धानानि भवन्ति। सदो और हविर्धानानि ये अलग अलग लिखने चाहिए। चक्रीवंती सदो हविर्धानानि सारस्वते सत्रे जंगमानि सदो हविर्धानानि न तो एकत्र अवस्थितानि तत्र कर्षणाय चक्रयुक्तानि भवन्ति। छांसत्वाद अनुगंतव्यम कक्षीवत इति कक्षाया संप्रसारण निपात्यते। कक्षीवान नाम ऋषि, कक्ष्यावान इत्येवन्यत्र। रुमणवान लवण शब्द से रुमण भाव निपात्यते। लवणवान इत्येवन्यत्र। लवणवान अन्यत्र बनेगा। अपरेतु आउ रुम रुमन इति प्रकृत्यंतरम अस्ति तत्तसेतम निपातनम न लोप भावार्थम नत्वार्थम च मतोर्वा नुडर्थम। मतुब को नुट करने के लिए निपातन है रुमणवान। रुमन शब्द है रुमन, और नए का लोप हो जाएगा नुट करने के बाद। न लोपा प्रातिपदिकांत से पद संज्ञा होकर। चर्मणवती चर्मणो न लोपा भावार्थम च निपात्यते मतोर्वा नुडर्थम। चर्मणवती नाम नदी चर्मवती तेवन्यत्र। उदनवान उदधौ च, उदनवान उदधि अर्थ में। उदनवान शब्द उदक शब्द को मतुब के परे रहते उदक उदन भाव निपातन है उदधि अर्थ में संज्ञान से विषय। उदनवान नाम ऋषि यस्य उदनवतः पूर्वत पुत्र। ये ओदनवतः दिखाकर ये दिखाते हैं कि उदनवान एक ऋषि का नाम है जिसके पुत्र का नाम ओदनवतः है। जैसे दाशरथी राम को कहते हैं कि दशरथ नाम का व्यक्ति है। उदधौ उदन्वान यस्मिन उदगम धीयते स एवं उच्यते। उदधि अर्थ में उदन्वान बनता है जिसमें जल रहता है, समुद्र को कहते हैं। उदधौ इति किम उदकवान घटा, घट जो है उदकवान है। इत्यत्र तु ददात्यर्थो न विवक्षते किंतरी उदक सत्ता संबंध सामान्य। उदक की सत्ता संबंध सामान्य विवक्षित है। राजनवान सौराज्य, सौराज्य अर्थ में राजनवान निपात। सत्ता संबंध, सत्ता का संबंध सामान्य रूप से दिखा रहे हैं, बस जल की सत्ता दिखा रहे हैं। उदकवान घटा
उदक अस्मिन विद्यते, उदकम अस्मिन विद्यते, घड़े में रहता है ना, सत्ता संबंध सामान्य दिखा रहे हैं, ना कि संज्ञा। उदधि तो एक समुद्र का नाम है ना। उदधि ग्रहण संज्ञा के लिए, उदकम ध्येयम अस्मिन अस्ति थी, मतलब ज्ञान न्यास में एक बात कही, उदकवान घटा ई विवक्षा शब्द व्युत्पत्ति प्रधान कारण। विवक्षा जो है शब्द व्युत्पत्ति का प्रधान कारण है, न वस्तु न सत्ता। सच येन ददात्यर्थेन उदधि इत्युच्यते स्वस्मिन् प्रयोगे घटे न विवक्षिता। घट में वो ददात्यर्थ के द्वारा उदधि कहा है ना, जो उदनवान, वो उदकवान में विवक्षित नहीं। उदक सत्ताया संबंध मात्र में विवक्षित, उदकम अस्मिन् अस्ति इत्येतावन् मात्र में विवक्षित। ददात्यर्थस्य विवक्षितत्वात् घटस्य उदधित्वं विद्यमानम् अपि असंकल्प्यमेव नायं निपातनस्य विषय। घट उदकवान हो जाएगा यदा तो ददात्यर्थ विवक्षित उदनवान एवं वक्तव्य। ददात्यर्थ विवक्षित होगा, सत्ता मात्र तो उदकवान, और दधाती अर्थात उदक इसमें धारण किया जा रहा है तो उदनवान। छंद सीरा ई और र, छंद सी विषय ई और र, इर का मतलब है, इर शब्द है हरस स्वीकार, छंद सी जमा इर, तो हरस स्वीकारांत और रेफांत से परे मतुप को वत्त होता है। वर्णांत का उदाहरण है त्रिवती याज्ञान वाक्या भवती। त्रिवती में त्रि जो है वर्णांत है, मतुप के मैं को वह हो गया, तीन वाली होती है यज्ञान वाक्य। हरिवो मेदिनम, हरि से परे मतुप के मैं को संबोधन में हरिव बन गया। हरिवत शब्द था, मतु वसुरु संबुद्धो छंदसी से रू हो गया। आठवें अध्याय के तीसरे पाद का शुरू में सूत्र है हरिव। अधिपति वती जुहोती, चरुर अग्निवान इव, आर्यवान मा विशद। आर्यवान में अंतादि बच्चे से इवर्णांतता हो जाएगी। आ रेवान कैसे बना, आ रेवान कैसे बना, तो कहेंगे कि रई शब्द को संप्रसारण हो गया है, तो रई को संप्रसारण होगा तो ऐसे बनेगा, ये जो मतो सोरु संबुद्ध छंदसी, जैसे आ रये मतो बहुलम, आ रई मतो संप्रसारण न संप्रसारण, संप्रसारण पूर्व यण को नहीं होता, यह के पर रहते तो यह को हो जाएगा र, यह को ई मत, संप्रसारणांत इन दोनों को गुरु, आत्मना से रे, पर का अधिवत होने से इवर्णांत हो गया, फिर वत हो गया, पर का अधिवत हो गया ना ये, तो मतुब के मैं को वह हो गया आर्यवान। हरिवो मेदिनम तुआ, हरिवत शब्द था, वत के तय को रू हो गया, हरिव रू होकर के हसी जैसे उ हरिवो। चरुर अग्निवान इव, सरस्वतीवान भारतीवान दधिवांश चरु, छंसी सर्वे विधय विकल्पन्ते इति न भवति। सप्त ऋषिमंतम, ऋषिमान रीतिमान सूर्यम तेजव पृथ्वीमंतम। रेफांत गीरवान दूरवान आशीर्वान, ये सब रेफांत के उदाहरण है। अनोनुट छंदसी इति वर्तते, अनंताद उत्तर से मतोर नुडागम भौतिक छंदसी विषय अक्षणवंता करणवंता सखाया मनोजवेशु असमा बभूव।
ज्ञान सूक्त का मंत्र है, उसमें ये कहा है कि समान आंखों वाले कानों वाले होते हैं, पर मन के वेगों में अलग अलग हो जाते हैं। अक्षणवंता कर्णवंता सखाया मनोजवेशु असमा बभू। किन्हीं का मन के जो वेग हैं, किन्हीं का तो बहुत ही प्रचंड होता है, किन्हीं का यहाँ तक आता है, किन्हीं का यहाँ तक, किन्हीं का नीचे, ऐसे बता दिया। विषम हो रहे हैं मन के वेग में। आंख कान तो सबके बराबर ही है। अस्थनवंतम यदनस्था विभर्ती। हड्डियों वाले को बिना हड्डियों वाला धारण कर रहा है। बिना हड्डियों वाला आत्मा है, वो इस हड्डियों वाले ढांचे को धारण कर रहा है। अक्षणवता लांगलेन शीर्षणवती मूर्धनवती। नुटो असिद्धत्वात् तस्य च वत्वं न भवति तथा परस्य च भवति है। नुट के असिद्ध होने से तस्य च वत्वं न भवति, उसको वत्व नहीं होता, उससे परे वाले को होता है। तथा परस्य च भवति। नुट को असिद्ध होकर तस्य च वत्वं न भवति, उसको वत्व नहीं होता है। तथा परस्य च भवति, उससे परे वाले को होता है। वत्वम न भवति तथा परस्य च भवति, और उससे परे वाले को क्या बताया है अनुरूप में। जैसे अनंत को नुट होता है, अक्षण ऐसे कह रहे हैं, असिद्ध हो जाएगा। अक्षण अनंग आदेश हो गया ना, अक्षी शब्द को अनंग आदेश हो गया, छंद से दृष्टि अनंग हो गया, और ये मतुत है, और इसको नुट हो गया। अनंत है ना, अनंत से कर नुट हो गया। इसके असिद्ध होने से मतुत को होगा, नए को नहीं होगा। जो इधर अवर्ण से उत्तर ये करेंगे ना, जब मतुत के मैं को गए, तो नए को नहीं होगा, मैं को होगा सिद्ध होने से, ऐसा कह रहे हैं। मनंता उत्तर मतो नुडात्मक भवति छंदसी विषय नुटो असिद्धत्वात् तस्य च वत्वं भवति तथा परस्य च भवति। तस्य च वत्वं न भवति, तस्य माने नुट को वत्व नहीं होता, तथा परस्य नुट से परे मैं को होता है। बन रही बात कुछ? ये नुट आगम किए क्यों? अक्षणवता रूप चाहिए ना, अक्षणवता नहीं बन सकता ना, नहीं तो इस नय का तो लोप हो जाएगा, अक्षण के नय का तो लोप हो जाएगा। अक्षणवता कैसे बनाओगे? तो नुट के बिना कैसे बनेगा वो? मोची मना कर देते थे, लोग भी मना कर देते। हाँ, वो भी प्रक्रिया हो सकती थी। कम मेहनत लगता। छोटे एरिया में सोचते हैं हम, व्यापक एरिया में सोचेंगे तो फिर फंस जाएंगे। नाद घस्य नाद घस्य नकारांताद उत्तर से घय संजगस नुटागमो भौतिक छंदसी विषय सुपथिन तरह दस्यु हंतमा। सुपथिन शब्द है, नार नकारांत से उत्तर घय संजक को नुटागम होता है। तरप को नुट उगने के बाद इसमें भी उसी तरह से सुपथिन के न का लोप हो जाएगा और नुट के नकार का श्रवण होगा। दस्यु अंतमा में नुट का न श्रवण हो रहा है, हन के न का लोप हो गया। भूरी दावन स्तुट वक्तव्य, भूरी दावन शब्द से परे मतु को तुट कहना चाहिए। तरप को भूरी दावन शब्द है, और आगे तरप क्या कर दिया ये, भूरी दावन आतो मनिन वनि वनि पश्य वनि प्रत्यय है। भूरी दावन स्तुट वक्तव्य, भूरी दावन को तुट कहना चाहिए। भूरी ददाती थी आतो मनिन वनि पश्य, भूरी दावन, और उससे उत्तर तुट आगम कहना चाहिए। भूरी दावन, बहुत देने वाले को भूरी दावन, परमात्मा को भूरी दावन कहा।
परमात्मा की महिमा तो वेदों को पढ़ने वाला वो नहीं कर सकता। वेद के साथ जुड़ा हुआ हो और परमात्मा को अस्वीकार कर दे, ये असंभव हो जाए। इतनी महिमा ज्यादा भरी हुई पड़ी है ना। भूरी दावन और आगे, इसलिए महर्षि दयानंद भक्त हृदय हो गए हैं। भूरी दावन और आगे क्या? तरफ तरफ। टूटा। टूटा कम हो गया। हाँ, यहाँ तक। जी, तरफ और इस नए का लोग न लोगों प्रातिपदिक अंतर से। भूरी दावत तरफ। ईद रथिना, रथिन शब्द इकारांता घे परता, घ के परे रहते इकारांत आदेश हो जाता है, रथी तरह। रथ शब्दादे मत्वर्थ्य इकारक संसी अनुभव। रथ शब्द जैसे रथी तरह, कैसे रथिन शब्द है, रथिन और है तरफ है। ईक, इस न को ई होगा, अका सवर्ण दीर्घ। रथीतर कौन होगा? रथीतर, बहुत ज्यादा रथी है जो रथीतर। रथी तरम रथी नाम, बाजा नाम सत्पतिम पतिम। रथी निकारांता देशो भे परता, रथी तर रथ शब्दादेव मत्वर्थी वयम इकार छंदसी वल्पो। मध्वर्तीय इकार होते हैं। मध्वर्तीय इकार होते हैं। मत्वर्थी इकार, मध्वर्ती हो या इकार। मतु प्रत्यय के अर्थ में इकार होता है ना। सुमंगली वधीरी वधूरियम इमाम समेत पश्चित, जैसे वहां सुमंगल शब्द से ई हो जाता है, सुमंगली बन गया। किसी पंडित जी ने इनको मेधावी जी को पूछा, सुमंगली वधूरियम, उसमें आता है सुमंगली रियम वधु। ये अत्र सुलोभा कथन नास्ति, सुमंगली रियम वधु ऐसा प्रयोग है। तो वहां ई मत्वर्थी है, ईप नहीं है। तो ये सब हो गए हमारे ओम शांति शांति शांति।